हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉरी आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे नेचर ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचर ऑफ लाइट के बारे में। लाइट, जिसको आज हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वो कभी वेव की तरह नेचर शो करता है और कभी पार्टिकल की तरह शो करता है। बट स्टार्टिंग में लाइट के नेचर को लेकर के, लाइट किस तरीके का नेचर शो करता है, इसको लेकर टाइम टाइम पर अलग अलग थियरीज दी गई थी, है ना। तो हमें ये सीक्वेंस में समझना है कौन सी थियरी का क्या काम था और उसके बाद अगली वाली थियरी ने उसमें क्या इंप्रूव किया। बस शॉर्ट में ये पूरी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइट को लेकर के न्यूटन ने अपनी एक थियरी दी जिसको हम बोलते हैं कार्पस्कुलर थियरी। न्यूटन की कार्पस्कुलर थियरी, कार्पस्कल का मतलब कणिकाएं होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले ये इमेजिन किया कि जो लाइट किसी भी सोर्स से हमारे पास आता है, वो लाइट एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कार्पस्कल हैं। और जैसे हम किसी पार्टिकल को दीवार पर मारते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है, ये कुछ उसी टाइप से लाइट भी आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है वो शो करती है। तो न्यूटन ने लाइट को छोटी छोटी कणिकाएं या कार्पस्कल मानते हुए लाइट के रिफ्लेक्शन और लाइट के रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को न्यूटन ने कार्पस्कल थ्योरी के बेसिस पर, कणिका सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किया। लेकिन जो इंटरफेरेंस नाम की फिनोमेना है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो डिफ्रैक्शन नाम की फिनोमेना है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना है वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट है, जो आपका रमन इफेक्ट है, ये सारी की सारी फिनोमिनन को आप न्यूटन के इस थियरी के बेसिस पर, वैसे तो बहुत सारी फिनोमेना तब पता भी नहीं थी, बट मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट, इतनी सारी फिनोमेना को ध्यान में अगर हम रखते हुए बात करें, जबकि इसमें से बहुत सारी फिनोमेना वो फिनोमेना है जो इस टाइम पर पता भी नहीं थी, ठीक है ना। तो न्यूटन ने अपने कार्पस्कल थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। बट उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ उल्टा सीधा जो है पोस्टुलेट लिया था, जिसके बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया जबरदस्ती का। और एक गड़बड़ चीज भी इनके रिजल्ट में आया था कि इनके हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, इनके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर। बट लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये सारी बातों को जो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना में होती है उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया। बट इनके हिसाब से, इनके एक्सप्लेनेशन में ये निकल के आया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, जो कि गलत है, जो कि एक्सपेरिमेंटली गलत प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये इनकी थी कार्पस्कुलर थियरी। इसके बाद हाइगेंस आए, और हाइगेंस ने क्या किया, उस टाइम पर वेव के नाम पर हम लोग मैकेनिकल वेव नाम की ही चीज जानते थे, और उसमें से एक था साउंड वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। तो साउंड एक वेव होती है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, साउंड जैसा ही लाइट को वेव मानते हुए हाइगेंस ने जो थियरी दी उसको हम बोलते हैं हाइगेंस वेव थियरी। मतलब इसके पहले लाइट को पार्टिकल माना जा रहा था, बाद में हाइगेंस ने आकर के पार्टिकल की बजाय इसको वेव तो माना, बट कौन सा वेव माना, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल में भी लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि बिल्कुल साउंड की तरह नेचर वाला वेव इन्होंने लाइट को भी माना। और इन्होंने जो अपनी थियरी दी, इस थियरी के बेसिस पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी फिनोमेना एक्सप्लेन हो गई। बट पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है कि पोलराइजेशन होता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव के अंदर पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है। और इन्होंने क्या माना था, लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के किया था। तो ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे ये हो रहा है पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना लाइट के अंदर, जबकि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, इन्होंने फिर आपको पता है ईथर नाम का मीडियम इमेजिन किया था, उसमें लाइट की प्रोपागेशन को, कि लाइट उसमें चलती है, ईथर नाम का जो मीडियम है वो हर जगह प्रेजेंट है। ये सारी हिस्ट्री आपको पता है। तो इनके हिसाब से ये सारी बातें हो गई, यहां पर आकर ये फंस गए। अब इसके बाद मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों ऑसिलेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। और इस बेसिस पर ये एक्सप्लेन हुआ, ये एक्सप्लेन हुआ, ये भी एक्सप्लेन हुआ, ये भी एक्सप्लेन हुआ, और ये भी एक्सप्लेन हो गया मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर, क्योंकि इसमें इन्होंने लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लाइट को एक ट्रांसवर्स वेव माना गया, और उस बेसिस पर पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लाइट का जो वेव नेचर है वो यहां तक लगभग लगभग एकदम क्लियर हो गया है कि लाइट का जो वेव नेचर, अगर हम वेव नेचर वाली फिनोमेनन को देखें तो इस वाले कॉन्सेप्ट से सारी की सारी वेव नेचर वाली फिनोमेनन एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन जहां पर लाइट पार्टिकल का बिहेवियर शो करता है, अब वो बिहेवियर शो करने वाली जो फिनोमेना है वो वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती।
है ना, जैसे इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इससे इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या हुआ, फिर प्लांक ने अपना जो क्वांटम प्रिंसिपल दिया है, प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल को यूज करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, और उसी क्वांटम प्रिंसिपल को यूज करके हम काउंटर इफेक्ट और रमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर हम प्लांक का जो क्वांटम प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखें तो उसके बेसिस पर हम इन फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद एक बात ये क्लियर हो गया। अब ये लास्ट में है डुअल नेचर ऑफ लाइट। यहां से आपको ये बात बताई गई कि लाइट कभी किसी फेनोमेनन में वेव की तरह बिहेव करती है और किसी फेनोमेना में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। यानी लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लेकिन एक टाइम पर वो एक ही नेचर शो करता है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक टाइम पर आपको या तो हेड दिखेगा या तो उसका टेल दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखते। बिल्कुल वैसे ही लाइट है, लाइट के दो पहलू हैं, आपके वेव नेचर और क्या, पार्टिकल नेचर। तो इस चीज को बोला गया डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये लाइट की हिस्ट्री रही है, पहले पार्टिकल फिर वेव, वेव में भी मैकेनिकल वेव, फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अभी भी पार्टिकल नेचर नहीं आया, उसके बाद पार्टिकल नेचर आया, उसके बाद दोनों को एक्सेप्ट किया गया कि लाइट कभी पार्टिकल और कभी वेव का नेचर शो करती है। ये वो फेनोमेना है जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और ये वो फेनोमेना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो एग्जाम में सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आते हैं कि कौन से फेनोमेना को वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कौन से फेनोमेना को पार्टिकल नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सारे सवाल आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। मास्टर बैच में सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आपका होलोग्राफी वहां पर नहीं पढ़ाया गया है, और एक है आपका लेजर में। लेजर में आपके सेमीकंडक्टर लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है और रूबी लेजर है। तो हीलियम नियॉन और रूबी लेजर तो वहां पढ़ाया गया है, बट सेमीकंडक्टर जो लेजर है वो आपको वहां पर नहीं पढ़ाया गया। तो ये सिर्फ दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमने इसके पहले नहीं पढ़ाया, अदरवाइज सारी चीजें काफी डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन की गई हैं, ये सारे पॉइंट भी वहां पर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेव फ्रंट। आप बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, वेव फ्रंट का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर कोई एक ऐसा सरफेस इमेजिन करें जिस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब एक साथ आप कह लीजिए मैक्सिमम होते हैं, एक साथ मिनिमम होते हैं, एक साथ जो भी उसकी उसके बीच वाली वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की। मतलब कहने का मतलब कि मीन पोजीशन से जिधर भी ये आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, एक साथ वैसा ही नेचर शो करते हैं सारे के सारे लोग। तो अगर कोई एक ऐसा हम सरफेस इमेजिन करें जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हों वो एक साथ ऑसिलेट करते हुए सेम फेज में आगे जाते हों, सेम फेज में वापस आते हों, इस तरह के इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। ठीक है, और हाइगेंस ने जो अपनी वेव थ्योरी दी थी, हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी दी थी लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, उस वेव थ्योरी को का जो बेस है उसमें उन्होंने यूज किया था वेव फ्रंट नाम का टर्म। तो हाइगेंस की थ्योरी को समझने के लिए जरूरी है वेव फ्रंट। हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट जब मीडियम में से, ईथर मीडियम में से होकर चलता है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ईथर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं। और अगर हम उस मीडियम के अंदर कोई ऐसा सरफेस इमेजिन करें जिसमें सभी ईथर के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसी इमेजिनरी सरफेस का नाम बोला जाएगा क्या, वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। सेम फेज में सारे पार्टिकल जिस सरफेस पर ऑसिलेट करते हैं उस सरफेस का नाम है वेव फ्रंट। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास को जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाला जो आपका वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट होता है आपका स्फीरिकल। ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट मतलब ये सरफेस है, लाइन नहीं एक्चुअली, ये पूरा एक सरफेस है। तो ये वो सरफेस है जहां पर सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका स्फीरिकल वेव फ्रंट। यानी अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह होगा तो जो वेव आगे बढ़ेगी वेव फ्रंट के फॉर्म में, वो वेव फ्रंट आपका स्फीरिकल शेप का होता है। और वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब कि कोई भी रे, कोई भी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे का यूज करते हैं। और रे कैसे ड्रॉ किया जाता है, वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आप बताइए, अगर ये कोई स्फीयर है, अगर ये जैसा स्फीरिकल सरफेस आप बता रहे हैं वेव फ्रंट, अगर ये कोई स्फीयर है और ये उसका सेंटर है, तो आपको पता है स्फीयर के सेंटर से जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो इसके सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है ना। तो अगर आपके पास ये स्फीरिकल वेव फ्रंट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके सेंटर से कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी। और इसी को हम लोग रे बोलते हैं। जो वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम रे बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट करती है वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को, वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को। यहां से जो वेव निकल रही है वो इधर जा रही है, वो इधर जा रही है, वो इधर जा रही है। आप जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और लेंस की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, ये लाइट जा रही है फिर यहां से ऐसे चली जाएगी,
एक्चुअली आपका जो वेव है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, बस उसके आगे बढ़ने के डायरेक्शन को हम रे की फॉर्म से, रे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये रे कैसे खींचा गया है? वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है आपका रे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका मान लीजिए जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, तब तो वेव फ्रंट आपका स्फीरिकल होगा, स्फीरिकल शेप का होगा। लेकिन अगर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वो ऐसा हो, लीनियर हो, अगर वो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, तो आप देखिए क्या होगा, यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा स्फीरिकल, इधर की तरफ जाएगा, चारों तरफ जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा। यहां से जो निकलेगा वो भी ऐसे बढ़ेगा, यहां से जो निकलेगा वो भी ऐसे बढ़ेगा, यहां से जो निकलेगा वो भी ऐसे बढ़ेगा, और इन सबको हम किसी पॉइंट पर अगर मिला दें तो ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा। अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो सिर्फ एक स्फीयर के जैसा आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये पूरा लीनियर सोर्स है तो हर एक पॉइंट से स्फीयर जैसा, स्फीयर जैसा, स्फीयर जैसा निकलेगा, और उन सबको टच करता हुआ कोई इन्वेलप बनाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। यानी जो वेव फ्रंट आप जो सरफेस यहां बनाएंगे वो सरफेस सिलेंड्रिकल हो गया। तो अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है तो उसका वेव फ्रंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो वेव फ्रंट आपका बनेगा सिलेंड्रिकल। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये पूरा वेव फ्रंट हो गया चारों तरफ। तीसरा केस ये है कि अगर आपका पॉइंट सोर्स या आपका लीनियर सोर्स बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जर्वर से, कहने का मतलब कि यही वाले वेव फ्रंट जब आपके ऐसे जाते जाते दूर जाएंगे, यही जाते जाते दूर जाएगा, तो ये देखिए बड़ा होते 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 ये इतना बड़ा हो जाएगा ऑब्जर्वर के पास पहुंचते पहुंचते कि इसका छोटा सा जो सेक्शन आप लेंगे वो आपको स्ट्रेट या बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखाई देगा, कर्व सरफेस या स्फीरिकल सरफेस नहीं दिखाई देगा। बहुत दूर जाने के बाद उसका छोटा सा हिस्सा आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस की तरह लगेगा। और बिल्कुल सेम चीज इसमें भी होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में भी आपका ये वेव फ्रंट जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा और दूर जाएगा ऑब्जर्वर के पास, तो ये आपका जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है उसको कैसा दिखेगा? प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या आपका जो स्फीरिकल वेव फ्रंट है, अगर ये ऑब्जर्वर से बहुत ज्यादा दूर हो तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचते पहुंचते ये लगभग आपको प्लेन दिखाई देने लगता है, तब इसका नाम हो जाएगा क्या? प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट हो गया और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हो गया रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट। क्लियर? तो वेवफ्रंट का मतलब कि ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करता है, वेवफ्रंट होता है। जब भी किसी सोर्स से वेव आगे बढ़ती है तो जो मीडियम है, ईथर नाम का मीडियम है, उस मीडियम के सारे पार्टिकल ऑसिलेट करने लगते हैं। सारे पार्टिकल जिस सरफेस पर, अगर एक सरफेस पर सेम फेज में ऑसिलेट करें तो वो वेवफ्रंट हुआ, लेकिन उस वेवफ्रंट का जो शेप होगा वो इस सोर्स के नेचर पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स है तो यहां से जो वेवफ्रंट आगे बढ़ेगा, मतलब वेव जिस वेवफ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी वो वेवफ्रंट आपका स्फीरिकल नेचर का होगा। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो जो इसका वेव बढ़ेगा वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। और अगर आपका ये स्फीरिकल पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स हो लेकिन ये ऑब्जर्वर से बहुत ज्यादा दूर हो तो उसके पास पहुंचते पहुंचते इस वेवफ्रंट का जो हिस्सा उसके पास पहुंचेगा वो उसको प्लेन दिखाई देगा, इसको हम प्लेन वेवफ्रंट बोलते हैं। तो जैसे सन से आने वाली जो लाइट होगी हमारे लिए, वो उसका जो वेवफ्रंट हमारे पास पहुंचेगा वो वेवफ्रंट हमारे लिए प्लेन वेवफ्रंट का एग्जांपल होगा, ठीक है। और वेवफ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसको हम रे बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव को या एनर्जी ट्रांसमिशन के डायरेक्शन को, ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन के डायरेक्शन को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल, तो हाइगेन्स ने अपने उस वेवफ्रंट वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, हाइगेन्स ने अपने वेवफ्रंट वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ अपना एक थियरी दिया है जिसको हम प्रिंसिपल दिया जिसको हम हाइगेन्स थियरी या हाइगेन्स प्रिंसिपल बोलेंगे। तो देखिए हाइगेन्स के प्रिंसिपल में जो पहली लाइन है वो है इमेजिनरी सरफेस इन अ मीडियम इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज कॉल्ड एज वेवफ्रंट। हाइगेन्स के प्रिंसिपल का जो पहला स्टेटमेंट है वो वही वेवफ्रंट की पूरी कहानी है कि जब किसी सोर्स से लाइट चलेगी, जैसे ये कोई सोर्स हो, इससे लाइट आगे बढ़ेगी तो मीडियम के सारे पार्टिकल, ईथर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, और एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवफ्रंट बोलेंगे। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इनका क्या है कि ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो आपका वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट खुद एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। अब देखिए, जबकि आपका मेन जो लाइट का सोर्स है वो ये है, और इसकी वजह से यहाँ के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, वेवफ्रंट हो गया ये। अब वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, वेवफ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं वो सब के सब एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, और इनसे भी वेव निकलेगी जिसको बोला जाएगा क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। इनसे जो वेव निकलेगी उनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट का नेचर यानी स्पीड और उनको आगे बढ़ने का तरीका, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी होंगी जैसे कि यहां से चलने वाली ओरिजिनल वेव की थी।
इस आपके सोर्स ऑफ लाइट की से जो ओरिजिनल वेव जैसे चल रही थी, जिस शेप में चल रही थी, जिस स्पीड से चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही यहां से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी वो भी देखिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, है ना। तो यहां से ऐसे चलते चलते इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इन्वेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी पहले सोर्स से ये वेव फ्रंट आपका ऐसे ऐसे यहां तक पहुंचा, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगा और इससे निकलने लगी क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए कोई एक सरफेस इमेजिन करें, तो इस इमेजिनरी सरफेस को हम बोलेंगे ये जो सरफेस बना है आपका, ये इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन है। जो वेव फ्रंट यहां पर थी, अब वो वेव फ्रंट यहां पहुंच गई और फिर से आप बोलेंगे इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और उन सेकेंडरी वेवलेट्स का अगर हम इन्वेलप बनाएं, यानी उनको टच करते हुए, उनको स्पर्श करता हुआ कोई सरफेस बनाए, तो ये सेकेंडरी वेवलेट की अगली पोजीशन को बताएगी, वेव फ्रंट की। तो इस तरीके से आपके किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो वेव होती है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये कहना था हाइगेन्स का। तो हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है उसके ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूरा पूरा वेव फ्रंट की डिफिनीशन है, दूसरे पार्ट में सेकेंडरी वेवलेट को इंट्रोड्यूस करना है और तीसरे पार्ट में इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइगेन्स की वेव थ्योरी, हाइगेन्स की वेव थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सवाल इस पे आते हैं और खास करके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है इस तरह के फार्मूलों के ऊपर सवाल पूछने की। ठीक है, ठीक है, पीछे जो भी आपने कुछ पढ़ा, यहां से कुछ वैसे पूछने वाली चीज है नहीं, बट ये सिलेबस का आपके एक पार्ट है, टॉपिक है, तो डिस्कस करना बनता है, लेकिन ऐसा कुछ एग्जाम में आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस वेव फ्रंट का मीनिंग आप समझ जाइए, वेव फ्रंट किस किस शेप के होते हैं ये आप जानते रहिए, बाकी और कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहां पर आप ध्यान से देखिए, कुछ एक फार्मूले हैं जो बार बार आप अलग अलग न्यूमेरिकल्स में यूज करते रहेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मान लीजिए कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है ना। और इसके लिए स्नेल ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, यानी आप सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाल रहे हैं वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, कि पहले वाले की तुलना में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने गुना है ना। ये देखिए μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड तो आ रहा है, लेकिन इससे डिवाइड करने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू μ1, और उसको लिखने का ये तरीका होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल के नियम से पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और एक चीज आगे ऐड कर लीजिए, जब हम हाइगेन्स के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, जब हम हाइगेन्स के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, तो यहां पर हमें ये फार्मूला मिलेगा कि 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। इतना तो स्नेल का फार्मूला था ही, हाइगेन्स के प्रिंसिपल से ये बात आपको मिल जाएगी v1 अपॉन v2, यानी पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपने ऐड कर लिया, और आपने पहले पढ़ रखा है किसी भी तरह की वेव के लिए वेव की स्पीड इक्वल टू वेव की फ्रीक्वेंसी इंटू वेव का वेवलेंथ, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो आप बताइए, पहले मीडियम में आपने वेव की स्पीड को v1, दूसरे वाले मीडियम में वेव की स्पीड को v2 बोला है। पहले मीडियम में आपने वेव की वेवलेंथ को λ1 और दूसरे वाले मीडियम में λ2 बोला है। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज होती नहीं, तो आप फार्मूला लिखेंगे v1 इज इक्वल टू n λ1 और v2 इक्वल टू लिखेंगे n λ2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को n1 n2 नहीं करने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदल जाता है और वेलोसिटी बदल जाती है और इंटेंसिटी बदल जाती है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो अगर हम यहाँ v1 और v2 की जगह पर n λ1 और n λ2 करें, तो यहाँ से हमें v1 अपान v2 की जगह पर मिलेगा λ1 अपान λ2। इसी फार्मूले को यानी एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है λ1 अपान λ2 के बराबर, है ना। और ये जो 1 μ2 है, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली हमारा जो दूसरा मीडियम होता है वो डेंसर होता है और पहले वाले को हम रेयरर लेते हैं, यानी हमारा ये नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमेशा हम रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, है ना, बाकी कोई जरूरी तो नहीं है। तो ऐसे केस में हम ये जो 1 μ2 लिखा हुआ है उसको हम लोग सिर्फ म्यू लिख रहे हैं, और यहाँ पहले मीडियम को हम एयर या वैक्यूम अगर मान लेते हैं तो जनरली ये हमारा सिंबल यहाँ से हट जाता है, 1 और 2 जो लिखा हुआ है, अगर पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है तो फिर हम इसको नॉर्मली सिर्फ म्यू लिख देते हैं, मतलब दूसरे वाले या डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा v1 अपान v2 इक्वल टू λ1 अपान λ2। अगर पहला मीडियम वैक्यूम है, अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो ये जो v1 आप लिख रहे थे उस v1 को आप c बोल सकते हैं,
और दूसरा कोई भी मीडियम हो उसके v2 को सिर्फ v बोल दीजिए, ठीक है। तो आपका और जो 1 μ2 था उसके लिए सिंबल आपने म्यू बना लिया। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है या यहां लिखा हुआ है, अगर पहला मीडियम आपका वैक्यूम या एयर हो जाए और दूसरा कोई डेंसर मीडियम हो जाए, तो इस फार्मूले को आप कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी अपान में वी। और ये फार्मूला बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इसको ऐसे डायरेक्टली याद भी किया होगा, है ना। तो ये जो फार्मूला है वो आता यही से है। ये जनरल केस होता है कि म्यू इक्वल टू वी वन अपान वी टू, और V1 अगर बात ये पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो जाए और दूसरा कोई डेंसर मीडियम हो जाए तो म्यू इक्वल टू सी अपान वी बन जाएगा। तो ये फार्मूला इसी जनरल केस से निकल के आता है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, अगर आपका पहला मीडियम कुछ भी हो, दूसरा जो भी मीडियम अगर वो कोई डेंसर मीडियम है, तो उस डेंसर मीडियम में जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, अगर आपको पता करना है तो आप यही बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू एयर या वैक्यूम में लाइट की वेवलेंथ और अपान दूसरे वाले डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ। तो यहां से आपको लैम्डा डैश इक्वल टू मिलेगा लैम्डा अपान क्या, म्यू। यानी डेंसर मीडियम में जाने के बाद जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो घट जाएगी, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होगी वो होगी 1 से ज्यादा। किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है, वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.0023 करके कुछ होता है, उसको भी हम लोग एक ही मानते, 1 मानते। तो एयर या वैक्यूम के लिए 1 हो गया। लेकिन कोई भी दूसरा डेंसर मीडियम आप लेंगे तो म्यू की वैल्यू होगी 1 से ज्यादा, और यहाँ कोई भी 1 से ज्यादा नंबर रखेंगे तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप यहाँ 2 रख दीजिए तो इसका मतलब लैम्डा डैश लैम्डा का आधा हो गया, 3 रख दीजिए तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो कभी भी ये एक सवाल ये भी पूछा जाता है, आगे हम अभी देखेंगे जब फ्रिंज के विड्थ की बात आती है तो वहां पर भी इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट का वेवलेंथ इक्वल टू इस रेयर मीडियम में या इस एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपान में उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपान म्यू याद कर लीजिए, म्यू इक्वल टू सी अपान वी। ये एक स्पेशल केस है इस जनरल फार्मूले का, और ये पूरा एक्सप्रेशन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए कि 1 μ2 इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू1 sin i अपान sin r, v1 अपान v2, v की जगह पर n लैम्डा 1, यहाँ n लैम्डा 2 करेंगे, n से n कैंसिल होगा, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला है। बाकी इसको आप स्पेसिफिकली ऐसा और ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले पर छोटे मोटे कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद है रहे तो आप कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जाए, पीजीटी में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर एक डिफिनीशन छोटा सा है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल पाथ का। ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल पाथ का एक छोटा सा डिफिनीशन है। देखिए, ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये होता है कि पहले आप जियोमेट्रिकल पाथ समझिए कि लाइट जो है किसी मीडियम के अंदर, लाइट अगर मान लीजिए किसी मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। लाइट अगर मान लीजिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर अगर ये n डिस्टेंस लाइट चल रही है, तो इसका अगर लाइट यहां से यहां चल रही तो ये हो गया लाइट का क्या, ये हो गया लाइट का जियोमेट्रिकल पाथ। लेकिन जितने टाइम में लाइट यहां से यहां तक पहुंची है इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर, अगर हम आपसे पूछते हैं कि उतने ही टाइम में ये लाइट अगर एयर या वैक्यूम में चलती तो कितनी दूर जाती, तो आपको पता है कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है और एयर या वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती। तो अगर इस डेंसर मीडियम के अंदर टी टाइम में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो एयर में अगर या वैक्यूम में चले तो उसी टी टाइम में कितना दूर चलेगी, तो इसी टाइम में यहां पर चलेगी म्यू इंटू एल के बराबर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी लाइट की कौन सी पाथ, इतना तो एक्चुअल में लाइट चली थी तो जियोमेट्रिकल पाथ। लेकिन उसके इक्विवेलेंट एयर में कितनी चलेगी, वैक्यूम में कितनी चलेगी, म्यू इंटू एल के बराबर, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। मतलब इस जियोमेट्रिकल पाथ के इक्विवेलेंट पाथ इन वैक्यूम, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ ये आपको याद रखना है कि अगर किसी टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम, किसी मीडियम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में टी टाइम में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ बोलेंगे, और उसी टाइम में लाइट वैक्यूम में जितना दूर चलेगी उसको हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलेंगे। तो अगर आप रिलेशन निकालना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, बताइए अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट अगर टी टाइम तक चलती है तो कितनी दूर जाएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड v हो गई और कितना टाइम चली है, टी टाइम चली है, तो v इंटू टी, इसको हम डिस्टेंस को l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। v स्पीड से लाइट इसके अंदर चल रही थी, टी टाइम तक चली, कितना दूर गई, l दूर गई, तो इसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ। ये हो गया vt इज इक्वल टू l। लेकिन आपको पता है कि म्यू इक्वल टू होता है c अपान v, मतलब डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड v होगी वो v कितनी होती है, ये v इक्वल टू होता है c अपान में म्यू की। या तो आप ये कर लीजिए, या तो आप इस वाले मीडियम में आप निकालिए कि लाइट अगर वैक्यूम में चलती उतना ही टाइम तो कितना दूर जाती, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड v की बजाय c लिखेंगे, टाइम आपको सेम लेना है ना। मीडियम में v इंटू टी के बराबर डिस्टेंस और वैक्यूम में c इंटू टी के बराबर डिस्टेंस,
और रही बात सी की, तो यहां से आप सी का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, म्यू इंटू वी आ जाएगा। तो सी की जगह पर हमने लिख दिया क्या, म्यू इंटू वी, सी की जगह पर म्यू इंटू वी और ये इंटू में टी, म्यू को आपने बाहर कर दिया और वी इंटू टी। आप देखिए ये कौन सी स्पीड डिस्टेंस है, ये इस मीडियम के अंदर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है टी टाइम के अंदर एल, तो हमने वी इंटू टी की जगह पर एल लिख दिया। तो म्यू इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डेल्टा की वैल्यू। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इंटू में जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बीच का रिलेशन है, सिग्मा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू एल, या ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल टू म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक मीनिंग दिमाग में रख लीजिए कि टी टाइम के अंदर लाइट अगर किसी डेंसर मीडियम में एल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसी टी टाइम में अगर वो वैक्यूम में चलती तो म्यू इंटू एल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती। इसी म्यू इंटू एल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक, और जो एल है उसको बोलेंगे जियोमेट्रिकल पाथ। ठीक, क्लियर क्लियर। चलिए, हाँ नेटवर्क खराब है, तो हाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, आज मौसम ठीक नहीं है। और हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है वो कम होने की वजह से, लाइट की स्पीड कम होने की वजह से ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और यहाँ ज्यादा कर पा रही है। नेक्स्ट एक फार्मूला जिसको हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का स्टोक्स लॉ बोलते हैं इसको। इसका जो रिजल्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंटरफेरेंस नाम की जो फेनोमेना है ऐसी जगहों पर ये बार बार रिपीट होता रहता है, यूज होता रहता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, और ये एमसीक्यू के फॉर्म में सवाल पूछा जाता है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, ये सवाल बहुत ही सीरियस तरीके से पूछा जाता है कि लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है, ध्यान समझिए, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड आपकी रे है, जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट हुई और थोड़ा ट्रांसमिट भी हुई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके फेज में कितने का चेंज आया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के फेज में कितने का चेंज हुआ, है ना। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो जो ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे है उसमें और इंसिडेंट रे के फेज में या पाथ में कितने का डिफरेंस आया, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो आप पहली बात तो इस स्टेटमेंट में अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये क्या बोलता है कि अ फेज चेंज ऑफ पाई और अ पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना। आपको पता है टी टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव वो लैम्डा होती है, और इस लैम्डा के इक्विवेलेंट अगर आप फेज निकालेंगे तो पाथ हुआ। अगर आप फेज निकालें तो आपको फार्मूला पता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस, और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है तो इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा 2 पाई। यानी लैम्डा पाथ डिफरेंस जो है वो 2 पाई फेज डिफरेंस के इक्वल होता है, और ये चीजें होती हैं टी टाइम में, जिसको हम वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का अगर इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, जैसे आधा करेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अ फेज चेंज ऑफ पाई और अ पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2 अकर्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके फेज में पाई का या पाथ में लैम्डा बाई 2 का चेंज आता है। अब ध्यान समझिए, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन का मतलब यहां क्या है। अगर लाइट आपकी इधर से ऐसे जा रही है, ये एयर या वैक्यूम है और ये ग्लास है, फिर से एयर या वैक्यूम, तो जब लाइट आपकी एयर या वैक्यूम से ऐसे जा रही है तो यहां जैसे इस वाले इंटरफेस पर पहुंचेगी जिसके नीचे ये पूरा डेंसर मीडियम है, तो यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाएगी, है ना। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही हो तब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम के सरफेस से, ये रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम के सरफेस से। और जब डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के फेज में पाई का डिफरेंस आ जाएगा, या लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस में ये वाली रे और ये वाली रे में हो गया पाई का फेज चेंज। लेकिन आप दूसरा केस यहां पर देखिए, अगर ये वाली जो रे ऐसे जा रही थी तो रिफ्लेक्ट तो होगी, बट अंदर जो चली गई, अब ये देखिए डेंसर से जा रही है रेयरर की तरफ, डेंसर से जा रही है रेयरर की तरफ, तब इस इंटरफेस से टकरा करके जब वापस आएगी तो ऐसे में इंसिडेंट रे और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, यहां इन दोनों के बीच में कोई फेज चेंज नहीं है, लेकिन यहां इन दोनों के बीच में फेज चेंज है, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन हुआ है रेयरर से डेंसर में जा रहे थे तो डेंसर के इंटरफेस से हुआ है, यहां डेंसर से रेयरर में जा रहे थे तो आप बोलेंगे कि ये रेयरर के इंटरफेस से हुआ है, और रेयरर के इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होने पर कोई फेज चेंज नहीं होता है। डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन होने पर पाई का फेज चेंज या लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज होता है। ठीक है, इसको हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में अपने रखिएगा, एमसीक्यू में ये सवाल भी आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस का टॉपिक, और इंटरफेरेंस के बारे में बहुत कुछ बताने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, आप सबको पता है इंटरफेरेंस की फेनोमेना। ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट वेव ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। मतलब अगर एक लाइट वेव और एक दूसरी लाइट वेव दोनों बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव हों और सेम डायरेक्शन में जाएं,
आपने पिछले वाली क्लासेस में भी पढ़ा था वेव वाले चैप्टर में कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव सेम डायरेक्शन में जाकर सुपर पोजिशन करती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। लेकिन अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के इंटरफियर करती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। और अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली, हल्की सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव सेम डायरेक्शन में जाकर के इंटरफियर करती हैं तो इसके सुपरपोजिशन से बनता है क्या, इंटरफेरेंस इन टाइम, जिसको हम बीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने पढ़ा हुआ है, वही डिफिनेशन है इंटरफेरेंस की कि दो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव सेम डायरेक्शन में जाकर के ओवरलैप करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, उस सुपरपोजिशन की वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आपको मिलती है वो दोनों जो अलग अलग वेव जा रही थी उनके इंटेंसिटी के सम से कहीं ज्यादा मिलती हैं और कहीं उनके सम से कम मिलती है। यानी दो वेव अगर जाके इंटरफियर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मिलना चाहिए उनके दोनों के सम के बराबर इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं पर इंटेंसिटी दोनों के इंटेंसिटी के सम से ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी। जहां पर इंटेंसिटी दोनों के सम से ज्यादा हो जाएगी वहां पर हुए इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जहां कम होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। जब दोनों वेव सेम फेज में होती हैं और इंटरफियर करती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। यानी जब दोनों वेव सेम फेज में इंटरफियर करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब अपोजिट फेज में दोनों इंटरफियर करती है, ये देखिए ये और ये बिल्कुल अपोजिट फेज में, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये जब दोनों अपोजिट फेज में इंटरफियर करती हैं तो इंटेंसिटी आपको मिलती है मिनिमम। अगर बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड वाले हैं तो 0 हो जाएगा, अगर कुछ अलग है तो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा भी, लेकिन ये मिनिमम इंटेंसिटी आपको यहां पर मिल रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल बनता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी ज्यादा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी कम है, तो क्या यहां एनर्जी क्रिएट हो गई और यहां पर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी एक्स्ट्रा कहां से आ गई, एक्स्ट्रा इंटेंसिटी कैसे हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी क्रिएट हो गई और यहां पर लगता है एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। तो डिफिनेशन में आप देखिए ये क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट वेव ड्यू टू देयर सुपर पोजिशन। जब ये दोनों वेव आपस में इंटरफियर करती हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको जहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलता है, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी कम है। हम फार्मूले से अगर इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें शॉर्ट में, तो आप कह सकते हैं, देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर आपको मिलेगी उसका एक्सप्रेशन होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos phi, ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आएगा यहां से, ये आएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, इतना आएगा क्योंकि cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगी, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस में 2 अंडर रूट I1 और I2। आप देखिए क्या हो रहा है, आपने एक वेव I1 इंटेंसिटी की और एक वेव I2 इंटेंसिटी की, दोनों को सुपरपोजिशन कराया था, तो दोनों की इंटेंसिटी का सम यहां पर भी है यहां पर भी है, और दोनों की इंटेंसिटी के सम से थोड़ा कम हो गया, इतना कम हो गया। मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां दोनों की इंटेंसिटी के सम के बराबर तो रिजल्ट मिला नहीं था, उससे कम मिला था। कितना कम मिला था, इतना कम मिला था। इस वजह से वहां पर इंटेंसिटी घट गई, आपको लग रहा था कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, वो घट गई। और जो घटी वो कहां हुई, कहां गई, वही चीज यहां से यहां चली गई। देखिए वही यहां पर एक्स्ट्रा है, जितनी दोनों के सम के बराबर इंटेंसिटी होनी चाहिए उससे इतना एक्स्ट्रा है और इसमें इतना कम है, तो जो यहाँ कम है वही एक्चुअली यहाँ शिफ्ट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से या डार्क फ्रिंज से इंटेंसिटी उठ करके ब्राइट फ्रिंज के पास चली गई है, वहां इंटेंसिटी बढ़ गई है और यहाँ इंटेंसिटी घट गई है ना। तो ये कुल और सिर्फ मिलाकर क्या हुआ है, ये हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चली गई है और यहाँ डार्क फ्रिंज हो गया और वहां पर ब्राइट फ्रिंज हो गया। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन होगी दोनों वेव बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में चल करके उनका सुपरपोजिशन होना चाहिए, तब जाकर के आपको इंटरफेरेंस नाम की फेनोमेना दिखाई देती है ना। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, मैं यहाँ पर उस तरीके से तो बात नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से आप क्लास 11th और 12th में इंटरफेरेंस को पढ़े होंगे, क्योंकि उस तरह से पढ़ने का मतलब फिर ये आपका पूरा इंटरफेरेंस 15 दिन 20 दिन पढ़ाया जाता है ना, एक एक डेरिवेशन और एक एक बातें, उसका रीजन। अभी यहाँ पर हम बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होकर के बात कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस नाम की फेनोमेना है, ये डिफिनीशन है, ये टाइप्स हैं, ये फार्मूला है, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। हर चीज क्यों हो रहा है इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, और काफी डिटेल में हमने वैसे उन दोनों तीनों लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि डिटेल में एक्सप्लेन करने पर काफी ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है ये,
ठीक है ना। 3 लेक्चर में जो कंप्लीट हुआ था उसको हम लोग एक लेक्चर में समराइज करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हम उसके ऊपर फोकस करें तो बिल्कुल वो मिस नहीं होगा। एक एक पॉइंट जो जरूरी है आपके लिए वो सब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसी, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आपको पता है। ये एक स्क्रीन है और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर एक दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, और ये दोनों के दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, यहाँ से एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये लाइट वेव जा रही है, और सपोज कि ये I1 इंटेंसिटी और ये I2 इंटेंसिटी वाली लाइट है, जा करके कहीं पर यहीं पर सुपर पोजिशन हो रहा है, मतलब पूरे स्क्रीन पर हो रहा है, बट हमने किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जहां पर ये जो हमारे जो दोनों सोर्सेस है लाइट के, उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, इन दोनों सोर्सेस के बीच का, और इस सोर्स और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, है ना। ये सारे जंक्शन देख लीजिए, और इन दोनों सोर्सेस के बिल्कुल बीच में यहाँ स्क्रीन पर जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट या सेंटर। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मान लीजिए क्या हो रहा है, इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस हो रहा है। ये दोनों वेव इंटरफियर कर रही हैं इस पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अब देखिए एक्स हाइट पर पॉइंट पी पर जब ये वाली वेव जाएगी और ये वाली वेव जाएगी तो इसका पाथ लेंथ इतना है और इसका पाथ लेंथ सिर्फ इतना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको पता चलेगा इतना पाथ का डिफरेंस है। यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव में इतना पाथ का डिफरेंस है, तो ये जो पाथ का डिफरेंस है वो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहां के लिए बोल रहे हैं तो इतना है, और नीचे आएंगे थोड़ा कम होगा, और नीचे आएंगे कम आएगा, इस पॉइंट पर आएंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर पाथ कवर कर रहे हैं, है ना। तो हमें तो फिलहाल आगे चल के ये देखना है कि किसी भी जगह पर जो दोनों वेव जाके इंटरफियर होंगी उनका पाथ डिफरेंस किस किस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर दोनों वेव यहां जाके इंटरफियर करें तो पाथ डिफरेंस, यहां जाए यहां जाए यहां जाए, हर एक जगह पर पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला हमें देखना है। बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इस पूरे स्क्रीन पर कहीं पर भी जाके ये वेव इंटरफियर करें, जो वेव बनेगी उस वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए आपको याद करना होगा, बार बार ये यूज होगा और बहुत सारे दूसरे फार्मूले में भी ये यूज होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला याद कर लीजिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये पूरा टर्म इंटरफेरेंस की वजह से आया, इसलिए हम इसको इंटरफेरेंस टर्म भी बोलते हैं, इसको हम इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, ठीक है। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाई रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों वेव का फेज डिफरेंस, ठीक है। इंटेंसिटी आपने निकाल लिया, अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने पर इंटेंसिटी आपको मिलती है। तो हम इसका अगर स्क्वायर, इसमें I1 और I2 और ये I1 I2 हर जगह पर अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड को रखें तो यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। ये आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हो जाएगा, दोनों फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आपको याद रख लेना है। ये है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा वेव की इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको यह देखना होगा कि जैसे हमने बताया आपको कि ये वेव जब दोनों इंटरफियर करती हैं तो किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फिर कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फिर कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा, कम इंटेंसिटी होगी। तो हमें यहां पर यह पता करना है कि किस जगह पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा और किस जगह पर डार्क फ्रिंज बनेगा। हमें वो लोकेशन पता करना है कि सेंटर से कितनी दूर पर ब्राइट बनेगा, कितनी दूर पर डार्क बनेगा, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा और कब होगा, तो आप देख लीजिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए cos फाई मैक्सिमम करना होगा, और जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहीं पर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी मिनिमम करने के लिए cos फाई मिनिमम करना होगा, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने ये लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अब इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला आपने देख लिया है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ये डिपेंड करेगा cos फाई की वैल्यू पर, cos फाई की वैल्यू पर। अगर cos फाई मैक्सिमम हुआ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, cos फाई मिनिमम हुआ तो इंटेंसिटी मिनिमम। और cos फाई में जो फाई है वो है दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, है ना। तो देखिए यहां पर प्लस रहेगा, तो कहने का मतलब कि अगर cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू हम 1 ले लें
तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है, जब फाई की वैल्यू इस टाइप की हो 2n पाई टाइप की, जहां n की वैल्यू 0 1 2, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 0 आएगी, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 पाई आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा 4 पाई आएगा। मतलब ये जो cos फाई लिखा हुआ है फार्मूले में, अगर फाई की वैल्यू इस टाइप की रहे तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1, और ऐसे केस में इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम, यानी तब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 2n पाई टाइप का। अगर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई टाइप का है तो उनके इंटरफेरेंस से होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने फेज डिफरेंस का ये जनरल एक्सप्रेशन देख लिया, और अगर आपने फेज डिफरेंस देख लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस पता है 2n पाई होना चाहिए, तो यहाँ जैसे ही आप रखेंगे 2n पाई, तो देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल होगा, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा n इंटू लैम्डा के बराबर। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए फेज डिफरेंस हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी उस टाइम मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। और आप कह रहे हैं कि cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो जो आपका ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला था a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू 1, तो देखिए ये पूरा बन जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा क्या a1 प्लस a2, यानी a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 प्लस a2 के इक्वल। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना होगा, दोनों अलग अलग वेव के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल, है ना। एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी का फार्मूला आपने देखा I इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और उसके बाहर था cos फाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये बनेगा देखिए अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बात आपको पता है कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का अगर हमें रेशियो लेना हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो लेना हो, तो आपको ये फार्मूला पता है I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इज इक्वल टू a मैक्सिमम अपान a मिनिमम का होल स्क्वायर। और a मैक्सिमम कितना है a1 प्लस a2 है, a मिनिमम कितना है a1 माइनस a2 है मिनिमम, है ना। दोनों का हम रेशियो लेंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर हम I मैक्सिमम और I मिनिमम का एक्सप्रेशन निकाल लें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से I मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से I मिनिमम, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। यानी I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में और इंटेंसिटी के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में याद रखना है। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, चलिए ये वाला पूरा सेक्शन क्लियर है। अब ये क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। cos फाई की वैल्यू जैसे आप -1 रखेंगे फार्मूले में, ये पूरा बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा a1 माइनस a2। और इंटेंसिटी में क्या होगा, यहाँ जैसे ही -1 रखेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। और रही बात मिनिमम cos फाई की वैल्यू -1 रखने पर, तो cos फाई -1 कब आता है, जब फाई की वैल्यू ऐसी होती है 2n+1 पाई टाइप की, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल अगर लेंगे तो आपको हमेशा -1 आएगा, और पाई का अगर इवन मल्टीपल लेंगे तो हमेशा ये +1 आएगा। ठीक है, तो मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n1 प्लस पाई होना चाहिए, और फेज डिफरेंस मिल गया तो पाथ डिफरेंस यहां से निकाल लेंगे, लैम्डा अपान 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का वो एक्सप्रेशन यहां रखेंगे तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, बाकी चीजें एज इट इज यहां मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। तो 2n+1 पाई, 2n+1 लैम्डा अपान 2, ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। एक चीज में कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को, कभी यहां प्लस लिखा रहता है, कभी यहां माइनस लिखा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप 2n+1 लिखिए चाहे आप 2n-1 लिखिए, दोनों ही केस में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो पाई का ऑड मल्टीपल ही मिलेगा। 2n+1 और 2n-1 दोनों ऑड नंबर ही होते हैं, तो ऑड मल्टीपल ही मिलेगा। बस इतना फर्क आएगा कि अगर आप 2n+1 लेकर चल रहे हैं तो n की पहली वैल्यू होगी 0, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 0+1 पाई यानी कि पाई। लेकिन जब आप 2n-1 लेकर चलेंगे तो आप n की पहली वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, 0 लेने पर ये माइनस में आ रहा है, तो आपको n की पहली वैल्यू 1 लेनी है, ताकि 2-1 और ये पाई इज इक्वल टू क्या मिल जाए, पाई मिल जाए। तो दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा, बस ये बात का फर्क आ जाएगा कि प्लस लेकर चलेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस लेकर चलेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस इतनी बात होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, सॉरी ए मिनिमम और आई मिनिमम, ये फार्मूला आप देख लीजिए। इंटरफेरेंस में स्क्रीन के ऊपर देखिए, जब ये दोनों वेव आपस में इंटरफियर करती है तो इस पूरी स्क्रीन पर ऐसा देखने को मिलता है कि सेंटर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी यहां पर देखिए मैक्सिमम है, यानी कि यहां पर आपको मिल रहा है क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या यहां मैक्सिमा के जस्ट बगल में यहां मिनिमा मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ये ब्राइट फ्रिंज है सेंटर पर, इधर डार्क है और इधर डार्क है।
और इस डार्क के बाद अगली बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, ये जस्ट यहाँ पर ब्राइट है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और फिर यहाँ पर क्या है, डार्क है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए डार्क के बगल में यहाँ पर ये ब्राइट है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इसके बगल में फिर से यहाँ पर क्या है, डार्क है। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ है एक्चुअली यहाँ पर, कि आपका जो मैक्सिमा जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ मिलता है, सारे के सारे मैक्सिमा बिल्कुल एक जैसे। मतलब इंटरफेरेंस की फेनोमेना में जो भी आपके ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं और जो भी आपके डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं वो एक ही जैसे होते हैं, सारे ब्राइट एक जैसे और सारे डार्क एक जैसे। ऐसा नहीं कि ये वाला ब्राइट अलग ब्राइट है और ये वाला ब्राइट अलग ब्राइट, नहीं, और ये वाला डार्क अलग डार्क है और ये वाला डार्क अलग डार्क है, नहीं, सारे के सारे ब्राइट एक जैसे होंगे सिमिलर टाइप के, और सारे के सारे डार्क जो होंगे वो एक टाइप के होंगे सिमिलर टाइप के, इंटेंसिटी के मैटर में भी और विड्थ के मैटर में भी, है ना। विड्थ मतलब चौड़ाई सबकी बिल्कुल बराबर होती है, सारे ब्राइट की चौड़ाई और सारे डार्क की चौड़ाई सब तो सबकी समान होती है। इंटेंसिटी में सारे ब्राइट की इंटेंसिटी एक जैसी और सारे डार्क की इंटेंसिटी एक जैसी होती है ना। तो उस चीज को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ये अल्टरनेट करके बनता है, और ब्राइट फ्रिंजेस की जितनी ज्यादा थिकनेस होती है बिल्कुल उतना ही डार्क का भी होता है। हो सकता है बनाने में उतना एग्जैक्ट ना बना हो, बट आपको ये दिखाने के लिए कि जितनी चौड़ी आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है उतनी उसके जस्ट बगल में डार्क फ्रिंज बनती है, और उतनी जस्ट उसके बगल में ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, सेम विड्थ होता है सबका, और सभी ब्राइट की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, सभी डार्क की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, ठीक है ना। डार्क का ये मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी से, बाकी अगर वो जीरो हो जाए तो बेस्ट है ना। मिनिमम होता है लेकिन वो हमेशा जीरो नहीं होता है, अगर जीरो हो जाए तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर ये डार्क वाले की इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो ब्राइट वाला एकदम ज्यादा क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर ब्राइट वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन डार्क वाले की इंटेंसिटी जीरो ना होकर के कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, तो आप ब्राइट और डार्क के बीच में कोई एग्जैक्ट सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे अच्छा होता अगर हमारे डार्क की इंटेंसिटी एकदम से डार्क होती, जीरो ही होता, तो हमें ब्राइट और डार्क एकदम ज्यादा क्लियर दिखते। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रास्ट, इसको बोलते हैं कंट्रास्ट। अगर हमारे ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए और डार्क वाले की इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो हो जाए तो हमें ब्राइट और डार्क के बीच में एकदम क्लियर सेपरेशन दिखाई देता है, इसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं, है ना। और अगर डार्क वाले की इंटेंसिटी जीरो नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ब्लर हो जाता है वहां पर, वो जो उसकी बाउंड्री है उतनी क्लियर नहीं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि कंट्रास्ट अच्छा नहीं। तो गुड कंट्रास्ट की एक कंडीशन होती है कि अगर आप चाहते हैं कि डार्क वाले फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो हो जाए, आप देखिए आपने अभी अभी आई मिनिमम पढ़ा था, आई मिनिमम इक्वल टू क्या आया था, √i1 माइनस में √i2 का होल स्क्वायर, या आपने ए मिनिमम का फार्मूला पढ़ा, ए मिनिमम इज इक्वल टू क्या, a1 माइनस में a2। अब आप बताइए अगर डार्क वाले फ्रिंज की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड आप जीरो चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम हो। अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा मिनिमम जीरो, और मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर जीरो हो तो मिनिमम इंटेंसिटी भी यहां से क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि जिन दो वेव को आप आपस में सुपर इंपोज करा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो आपस में इक्वल है ही, ये तो हमारी शर्त है ही इंटरफेरेंस की, लेकिन अगर उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो जाए, अगर इनके एम्पलीट्यूड भी आपस में इक्वल हो जाए तो ऐसे में जो डार्क बनेगा वो बहुत ज्यादा डार्क होगा, जो ब्राइट बनेगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगा, और यानी कि बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गुड कंट्रास्ट की ये कंडीशन है कि दोनों जो वेव होंगी उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, या कह लीजिए उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, ताकि मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला है जो जनरल इंटेंसिटी का फार्मूला था और जनरल एम्पलीट्यूड का फार्मूला था, अगर उसमें हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमें ये टर्म और ये टर्म दिखाई देता है ना, ठीक है, ये टर्म दिखाई देता है। तो ऐसे केस में अब बताइए अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ये जनरल केस है, जो जनरल फार्मूला एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का था उसमें हमने सिर्फ a1 और a2 को आपस में इक्वेट किया है, i1 और i2 को इक्वेट किया है, तो हमें ऐसा रिजल्ट और ऐसा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब मैक्सिमा वाली कंडीशन लगा लें, मैक्सिमा वाले केस में आपने देखा था कि जो फाई की वैल्यू है वो 2n पाई जैसी है, फाई की वैल्यू 2n पाई जैसी है, तो कॉस यहाँ 5/2 है तो यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा, कॉस पाई, कॉस n पाई आ जाएगा, और कॉस n पाई की वैल्यू होती है कितनी, कॉस n पाई की वैल्यू पता है, साइन n पाई की वैल्यू होती है जीरो, साइन n पाई की वैल्यू जीरो होती है, और कॉस n पाई की वैल्यू होती है -1 पावर n। अगर आप यहाँ n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये प्लस में 1 आएगा, 1 रखेंगे तो माइनस में 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो 2a0 cos π/2 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2a0, और अगर आप i को सॉल्व करेंगे तो ये i मैक्सिमम यहाँ से निकल के आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कितना, 4i0, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इसको सॉल्व करेंगे मिनिमम इंटेंसिटी के केस में तो ये आपको मिलेगा 0, ठीक है। तो गुड कंट्रास्ट की ये खास बात है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 हो जाएगी, मतलब एक वेव की जितनी थी उसका 4 गुना रिजल्टेंट में मिलेगा, और जो डार्क वाला होगा उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ब्राइट वाला बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया और डार्क वाला एकदम से डार्क हो गया, अब ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ गुड कंट्रास्ट, ठीक है। ये वाली कंडीशन बस आप याद रखिएगा गुड कंट्रास्ट की, ठीक है ना। हाँ, नहीं, अगर एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होगा तो
गुड कंट्रास्ट का केस नहीं मिलेगा। ये तो आपका इंटरफेरेंस का नॉर्मल कंडीशन होता है कि दोनों वेव की एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो जो आपका डार्क है वो डार्क कहने लायक नहीं रहेगा, उसकी काफी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, क्योंकि मिनिमम वाला जो एम्पलीट्यूड था वो दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर था। तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा का आएगा तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा, अगर डिफरेंस कम से कम मिले तो इंटेंसिटी भी कम से कम मिलेगी, है ना। और कम से कम में सबसे बेस्ट तरीका हो कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए तो मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। और जीरो से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता गुड कंट्रास्ट के लिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल करेंगे तो गुड कंट्रास्ट का केस होगा, अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल करेंगे तो ये नॉर्मल इंटरफेरेंस की कंडीशन है, नॉर्मल इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, गुड कंट्रास्ट जो होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम विजिबिलिटी बोलते हैं, और इसका फार्मूला है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ये जो टर्म हम निकालेंगे, अगर इस टर्म की वैल्यू आती है 1 तो इसका मतलब बेस्ट कंट्रास्ट है, गुड कंट्रास्ट है, और अगर इसकी वैल्यू आ जाए 0 तो ये हो जाएगा नो कंट्रास्ट है, मतलब आप ब्राइट और डार्क को क्लियर नहीं देख पा रहे। तो इस विजिबिलिटी वाले टर्म से डिसाइड होता है कंट्रास्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब आप बताइए, अगर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम मतलब जो आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और जो आपका डार्क बन रहा है, अगर ब्राइट और डार्क दोनों की इंटेंसिटी बराबर ही हो जाए, अगर ब्राइट और डार्क दोनों की इंटेंसिटी बराबर ही हो जाए, फिर किस बात का कंट्रास्ट है, फिर आपको कहां क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अगर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दोनों इक्वल हो जाए तो कोई कंट्रास्ट नहीं दिखाई देगा। और आप देखिए जैसे आप इनको इक्वल करेंगे तो v की वैल्यू 0 आएगी, तो v की वैल्यू 0 आने का मतलब नो कंट्रास्ट हुआ। विजिबिलिटी 0 आने का मतलब कोई अच्छा कंट्रास्ट नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है आपको ब्राइट और डार्क। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मिनिमम वाले की इंटेंसिटी 0 कर दें और मैक्सिमम वाले की इंटेंसिटी 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स आई नॉट, जो कि आपने यहां पर देखा है ये चीज, अगर ऐसा सिचुएशन हम इसमें लगाकर देखें तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 रखने पर वैसे तो ये पूरा पूरा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और v की वैल्यू 1 आने का मतलब इसको बोलते हैं गुड कंट्रास्ट का ये केस है। तो सवाल ये पूछा जाता है गुड कंट्रास्ट के केस में विजिबिलिटी की वैल्यू और नो कंट्रास्ट के केस में विजिबिलिटी की वैल्यू क्या है। या तो ये पूछा जाता है विजिबिलिटी किस चीज के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो विजिबिलिटी कंट्रास्ट के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। विजिबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर विजिबिलिटी की वैल्यू 1 है तो मतलब गुड कंट्रास्ट है, सबसे क्लियर आपको ब्राइट और डार्क दिख रहे हैं एकदम सेपरेट। लेकिन अगर विजिबिलिटी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब बिल्कुल भी कंट्रास्ट नहीं है, आप ब्राइट और डार्क को बिल्कुल भी क्लियर नहीं देख पा रहे। और बाकी इन दोनों के बीच का जो केस होगा उसमें विजिबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू होगी। मतलब अगर विजिबिलिटी की वैल्यू 0.5 है, 0.6 है, मतलब ठीक है आपको ब्राइट डार्क दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आपको बेस्ट तरीके से देखना है तो विजिबिलिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो ये था आपका कंट्रास्ट और विजिबिलिटी का टर्म। नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास जिसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ, एक्चुअली सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, जैसे ये ब्राइट बन रहा है, ये डार्क बन रहा है, ये ब्राइट बन रहा है, ये डार्क बन रहा है, तो आपको पता है किस जगह पर ब्राइट बनेगा और किस जगह पर डार्क बनेगा। ये डिसाइड होता है दोनों जो वेव जाके वहां मिल रही हैं उस जगह पर वेव के पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के ऊपर, है ना। वेव के पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कहां पर ब्राइट बनेगा और कहां पर डार्क बनेगा, है ना। ये फार्मूले में आपका cos फाई आता है, ये चीज पर डिपेंड करता है। तो फास्ट और जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस से रिलेटेड है। तो किस जगह पर ब्राइट बनेगा किस जगह पर डार्क बनेगा वो वेव की फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब जहां ब्राइट बना है जैसे बना है वो वैसे रहे, जहां डार्क बना है वो डार्क बिल्कुल एज इट इज वहीं पर वैसे रहे, कोई भी अपनी जगह से ना तो हिले डुले और ना ही उनकी इंटेंसिटी में कोई चेंज आए। अब आप बताइए, अगर जो दोनों वेव आपस में जाके इंटरफियर कर रही हैं, अगर उनका जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे, वो फेज डिफरेंस दोनों वेव का टाइम के साथ बदलता रहे, तो अगर ये वेरिएबल फेज डिफरेंस है तो आपको वेरिएबल इंटेंसिटी देगा। जहां ब्राइट है वो ब्राइट ब्राइट रहेगा नहीं, कभी ब्राइट कभी कम ब्राइट, कभी डार्क कभी कम डार्क, कभी ज्यादा डार्क, ऐसा ये चेंज होगा, इंटेंसिटी फ्लक्चुएट होगा इस फाई के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना था ब्राइट और डार्क का पूरा बढ़िया सा, वो आपको क्लियर और स्टेबल नहीं दिखाई देगा। कभी यहाँ वाला ब्राइट यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी डिम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरफेरेंस वहां स्क्रीन पर एकदम वैसा का वैसा बना रहे, मेंटेन रहे, तो उसकी कुछ शर्तें हैं और सबके अपने अपने रीजंस हैं, उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप एक बार सारी शर्तों को देख लीजिए। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर वो टाइम के साथ पोजीशंस ना चेंज हो तो इसको बोलेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इसकी कुछ कंडीशन में से खास कंडीशन यही है कि दोनों जो वेव होनी चाहिए वो कैसी वेव होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स की एक कंडीशन होती है कि समय के साथ जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, समय के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, चेंज
ना हो, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज होगी, जिस वजह से आपका इंटरफेरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा और वो सस्टेन नहीं रह पाएगा। तो सस्टेन्ड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात यह है कि दोनों वेव जो होनी चाहिए वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अब ये सेम फ्रीक्वेंसी भी एक्चुअल में नीड होती है कोहेरेंट सोर्स की। दो इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं, दो इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं हो पाते हैं, इस वजह से जरूरी होता है कोहेरेंट सोर्स रहे। कोहेरेंट सोर्स की खास बात है कि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, तो ये उसी में आ गया। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब कि जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें हो सकता है वो प्लेन पोलराइज्ड हो सकता है वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो सकता है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो। तो जो भी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एक वेव का हो वही दूसरे वेव का भी होना चाहिए, तभी जाकर के सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से काफी ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली इसका मेन रीजन यहां पर है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, ये फार्मूला होता है फ्रिंज के विड्थ का। और अगर आप चाहते हैं कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस रहे तो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है उनकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो आपको क्लियरली दिखाई दे, विजिबल रहे। तो इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होने के लिए, विजिबल रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए ये जरूरी है कि फ्रिंज की जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो, और विड्थ को ज्यादा करने के लिए जरूरी है कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से काफी ज्यादा होनी चाहिए। और स्मॉल डी का मतलब नैरो स्लिट होना चाहिए, यानी कि डी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है ना, डी की वैल्यू कम होनी चाहिए। और मतलब जो स्लिट्स है हमारे, ये जो स्लिट है इनका ये जो स्लिट है ये नैरो स्लिट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो एक गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपका ये जो स्लिट है अगर ये काफी ज्यादा चौड़ा हो जाए तो इसमें बहुत सारे सोर्सेस बन जाते हैं और हर एक सोर्स का अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और सबके अपने ब्राइट अपने डार्क बनेंगे। सबके अपने ब्राइट डार्क आपस में जब ओवरलैप हो जाते हैं तो पूरा आपको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड स्क्रीन दिखाई देने लगता है, आपको ब्राइट और डार्क अलग अलग क्लियरली नहीं दिखाई देते। तो ये बात जरूरी है कि आपका स्लिट अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, पतला हो जाए, तो इसके अंदर ज्यादा आपके सोर्सेस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर एक एटम एक नए सोर्स का काम करता है। हाइगन्स के अकॉर्डिंग हर एक जो इसके अंदर पॉइंट बनेगा वो हर एक नए नए सोर्स बनाएगा और हर एक सोर्स का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो जितना ज्यादा ये नैरो होगा उतने कम से कम सोर्स इसके अंदर बन पाएंगे, कम से कम सोर्स बनेंगे तो उनका कम से कम इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी भी कम होगी, तो जो भी रहेगा वो क्लियरली थोड़ा दिखाई देगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से काफी ज्यादा होनी चाहिए, और जो स्लिट होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा नैरो होना चाहिए। और एक चीज है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। ये केस और ये केस आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों केस। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर जो यहां से लाइट वेव जा रही हैं, अगर वो व्हाइट लाइट हुई मान लीजिए, या बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन हुई, एक सिंगल वेवलेंथ अगर उसमें नहीं है, बहुत सारे वेवलेंथ हैं, तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट ना होकर के पॉलीक्रोमेटिक लाइट अगर जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है, तो हर एक वही बात हो जाएगी, हर एक कलर की लाइट का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। हर एक कलर की लाइट का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और पहले एक वेवलेंथ का जहां ब्राइट बना होगा हो सकता है दूसरे वाले का ब्राइट उसके बगल में बने, तीसरे वाले का ब्राइट उसके बगल में बने, तो कुल मिलाकर के ब्राइट 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 हो जाएगा। और हमारे आंख की परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से जो ब्राइट और डार्क वहां दिखेंगे, थोड़ा बहुत अगर गैप भी हुआ, लेकिन इतने ज्यादा ब्राइट और ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर कि हमें ब्राइट और डार्क के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, हमें सब कुछ एकदम यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड महसूस होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। अगर यहाँ बहुत सारे ब्राइट, ये ब्राइट है, इसके बगल में एक और ब्राइट है, एक और ब्राइट है, हल्का सा स्पेस है बीच में, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक हो जाए और आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, थोड़ा सा ये दिख रहा है थोड़ा सा वो दिख रहा है, तो कोई डार्क वार कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड ही हमें लगेगा। इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हैं कि सरफेस पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन और उनकी इंटेंसिटी में कोई चेंज ना हो, यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस रहे, तो उसकी यह शर्त है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी दोनों सोर्सेस कांस्टेंट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी सेम होना चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन बदलने से भी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। और कैपिटल डी की वैल्यू मतलब जो स्क्रीन होना चाहिए उस सोर्स से काफी ज्यादा दूर होना चाहिए, स्लिट बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होनी चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक या व्हाइट लाइट यूज नहीं करनी है, नहीं तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है। इंपॉर्टेंट तो इसमें सारे ही हैं, लेकिन ये कुछ बहुत फेमस है जो बार बार आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपको सभी पता रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोहेरेंट सोर्स। अभी आपने पीछे डिफिनेशन पढ़ी, उसी की हम बात कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स की। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब यही है कि दो सोर्स ऑफ लाइट जिनके बीच का फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, कांस्टेंट बना रहे, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, है ना। और वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से 2 पाई के बीच में।
0 से 2 पाई रेडियन के बीच में वो फेज डिफरेंस कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेंटेन रहना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग याद करते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, नहीं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहां आ जाए, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हमेशा वो फेज डिफरेंस इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर है लाइट के सोर्स में तो वो बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स। और दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं। अगर दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट लें तो जो लाइट को इमिट करने का जो उसके अंदर फंक्शन प्रोसेस है वो इतना ज्यादा रैंडम होता है कि दो डिफरेंट सोर्सेस के बीच में कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल होगा कि उनके बीच का फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहे। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि एक ही पेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट को हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ये दोनों के दोनों जो आपके डाटर, इसको हम बोल सकते हैं डाटर सोर्स बोल सकते हैं, वेव बोल सकते हैं। तो ये पेरेंट सोर्स एक ही था, तो अगर इसी से ये वाली वेव भी निकल रही है और इसी से ये वाली वेव भी निकल रही है तो दोनों बिल्कुल नेचर में एकदम आइडेंटिकल हैं। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही सोर्स से दो स्लिट बना लेते हैं ताकि वो कैसे हो पाए, वो कोहेरेंट हो पाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद है कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने की अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप लोग तो आपस में एक दूसरे के कमेंट नहीं देख पा रहे, मैं बता रहा हूं कि इसमें से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि नेटवर्क का इशू है बारिश की वजह से, जो कि यहाँ अभी नहीं हो रहा है बारिश, लेकिन बाकी सारी जगहों पर आई थिंक हो रहा है। तो स्लाइड तो अभी काफी ज्यादा है, अभी तो काफी ज्यादा स्लाइड्स हैं, तो हमें कम से कम एक काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो हमें इसके पहले का मतलब हमें कम से कम ये नॉर्मल जो इंटरफेरेंस आप पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस टाइप 1 जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, कम से कम वो इंटरफेरेंस तक हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्लाइड और ये स्लाइड, इसके आगे भी करेंगे। तो टोटल 20 स्लाइड है और अभी हम लोग पता नहीं कहां पहुंच गए हैं, हम आपको बता देते हैं कहां पहुंच गए हम लोग। टोटल 20 स्लाइड्स हैं आज की क्लास की। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 भी हो गया, 8 भी हो गया और 9 भी हो गया, और हम लोग 10 पर हैं। ये 10 है, 10 नंबर है, यानी इसके बाद अभी 10 स्लाइड्स और हैं, ठीक है। दस बजे के बाद नहीं पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक रह जाएगा उसको हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब अगली जो क्लास होगी वो भी इंटरफेरेंस के लिए ही डेडिकेटेड होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें इसके ऊपर काफी कुछ करने होंगे। वैसे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आए नहीं है, पूरे ऑप्टिक्स से आपके 10 से 11 सवाल आए हुए हैं जिनको हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बट फिर भी ये जो टॉपिक्स हैं इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके, खास करके लैब असिस्टेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पीजीटी के लिए भी कर लेंगे। तो सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, तो न्यूमेरिकल के साथ में बचे हुए थियरी को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को बनाने का क्या क्या तरीका है, तो दो तरीका है, उसको आप ये नाम याद रखें। एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब जैसे ये वेव फ्रंट है आपका, स्फीरिकल वेव फ्रंट है, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से वेव जा रही है। अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसे स्लिट बना दिया, अब ये वेव फ्रंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, अब इधर से ये पास होने लगेगा, ऐसे जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो इधर जा रहा था वो ऐसे जाने लगेगा। तो ये जो वेव फ्रंट आपका था, यही वेव फ्रंट यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ पर दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया और ये वेव आपकी देखिए ऐसे दो वेव बन के जाने लगी। तो अब ये दोनों के दोनों जो सोर्स हैं वो एक ही पेरेंट सोर्स से क्रिएट हुए हैं, इसलिए ये नेचर में होंगे कोहेरेंट, है ना। तो यानी कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने का एक मेथड है ये, क्या कि उसके वेव फ्रंट को ही हम किसी तरीके से क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट जो होगा वो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स है। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी होता है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपने कोई ग्लास प्लेट लिया और इसके ऊपर इधर से कोई लाइट रे आ रही है, वेव के फॉर्म में ये मान लीजिए आ रही है ना, वेव के फॉर्म में ये आ रही है। तो जब ये वेव आती है तो यहां से टकराने के बाद इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब बताइए, पार्शियल अगर रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो गया तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी और यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो इस वाली इंटेंसिटी से कम होगी, क्योंकि यही लाइट रे अब दो पार्ट में टूट चुकी है। तो थोड़ी इंटेंसिटी इधर चली गई, थोड़ी इंटेंसिटी इधर चली गई, और अब ये वाली लाइट जब इधर से वापस होगी इधर
और फिर इधर भी जाएगी, और इधर से अब जब बाहर निकलेगी तो अब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये दोनों की दोनों लाइट रे एक ही पेरेंट सोर्स से क्रिएट हुए हैं, इसलिए नेचर में होंगे कोहेरेंट। बट दोनों की इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ये जो इंटेंसिटी इनकी आएगी वो इनकी इंटेंसिटी से अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पहुंचने के बाद इंटेंसिटी हो गई डिवाइड, और इंटेंसिटी का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से। कम इंटेंसिटी का मतलब कम एम्पलीट्यूड, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड। अगर आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी डिवाइड हो गई, उसकी ब्राइटनेस डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी डिवाइड हो गया। तो नाम में इंटेंसिटी यहां नहीं होता, एम्पलीट्यूड होता है, बट चीजें उन्हीं उसी से रिलेटेड है। इसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ क्या? एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी से भी कोहेरेंट सोर्स क्रिएट होते हैं, और डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से भी कोहेरेंट सोर्स क्रिएट होते हैं। दोनों ही केस में कोहेरेंट सोर्स हमें मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में वेवफ्रंट को हम डिवाइड करेंगे, और इसमें कौन कौन सी फेनोमेना होती है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, जो डिफ्रैक्शन होता है, ये सारी वो फेनोमेना है जिसमें आपका वेवफ्रंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना? वेवफ्रंट के डिवीजन के लिए हम लोग ये प्रोसेस को यूज करते हैं। एग्जांपल्स है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, और क्या है? फ्रेस्नेल्स डबल मिरर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ पर डिफ्रैक्शन होता है ना? आगे जाके जो वेव है वहां पर बेंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और यहाँ पर डिफ्रैक्शन, ये वो फेनोमेना है जिसमें लाइट का वेवफ्रंट डिवाइड हो गया है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने का एक तरीका हो गया। ये एग्जांपल्स हैं उसके। इसी तरह से एम्पलीट्यूड डिवाइड कहां कहां होता है? तो जहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है, जहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि ये थिन फिल्म का एग्जांपल। थिन फिल्म में पैरेलल भी हो सकता है, और आपस में एक दूसरे के साथ कुछ एंगल भी बना सकता है। आपस में जब एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं तो उसको हम वेज शेप थिन फिल्म बोलते हैं। न्यूटन्स रिंग इसी का एग्जांपल है, वेज शेप थिन फिल्म का, वेज शेप थिन फिल्म बोलते हैं। और एक है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यहाँ पर भी क्या होता है? पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। इसमें भी हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने के लिए डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन होता है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, कुछ एक जो आप पढ़ेंगे वो तो आपको मिल जाएगा, बाकी जो आपको नहीं पढ़ने उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, और ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, ये सब मिल जाएंगे। ये नहीं मिलेगा आपको, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखें और उसके बेसिस पर यह पता करें कि किस लोकेशन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, किस लोकेशन पे डार्क फ्रिंज बनेगा, तो उसके लिए आप देख लीजिए, ये सारा सिचुएशन आप समझ रहे हैं। S1 और S2 दो स्लिट है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। इन स्लिटों और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। कैपिटल डी स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन दोनों स्लिटों के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है स्क्रीन पर, उसको हम सेंटर पॉइंट O बोलेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट O से कुछ x डिस्टेंस पर ऊपर हमने एक पॉइंट P इमेजिन किया है, और हम मान रहे हैं कि ये दोनों वेव पॉइंट P पर जाकर के इंटरफियर कर रही हैं। अब हमें नहीं पता कि पॉइंट P पर इंटरफियर करने वाली इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। वो पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला जब डिराइव करेंगे आप, तो वो निकल के आता है x इंटू डी अपान में स्मॉल डी, कैपिटल डी, एक्स डी अपान कैपिटल डी। ये क्या है? ये है इस स्क्रीन पर किसी भी दो पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, यहां पर जैसे वेव गई तो ये हुआ पाथ डिफरेंस, इसकी वैल्यू ये है। अगर ये वेव इधर जाए और ये वेव इधर जाए तो अब इनके बीच का ये पाथ डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाला x रखेंगे, ये वाला x। यहां पर जाइए तो यहां पर आप जाएंगे तो x की वैल्यू यहीं से मेजर कर रहे थे, तो यहां पर अगर चले गए तो x की वैल्यू 0, पाथ डिफरेंस 0। तो किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे तो उस पॉइंट पर जाने के लिए इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला, जहां पर x आपको सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, तो एक्स डी अपान में कैपिटल डी, ये हो जाएगा दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। और अगर आप कह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा टाइप का है, शुरुआत में हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए और फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। तो जहां पर भी आप मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, वहां पर तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा टाइप का होना चाहिए। यानी ये वाले पाथ डिफरेंस को अगर हम एन लैम्डा के बराबर कर दें तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। अगर आपने कहा कि x डिस्टेंस पर पाथ डिफरेंस इतना है, और अगर ये x डिस्टेंस वाला पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब इस जगह पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमने वही किया कि इस पाथ डिफरेंस को, जनरल पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर किया, और यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो d n लैम्डा अपान स्मॉल d आएगा। अब ये n था, n मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, तो nth ब्राइट फ्रिंज की अगर बात हो रही है तो x n लिख दिया। nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई इस सेंटर पॉइंट O से,
और जैसे इधर होता है बिल्कुल सेम चीज इधर भी होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है। मतलब इसके ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसके नीचे की तरफ निगेटिव बोलेंगे। अगर इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर पर यहाँ ब्राइट फ्रिंज है तो इससे नीचे भी 5 सेंटीमीटर पर ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा। ठीक है, तो एक्स एन इक्वल टू प्लस माइनस डी एन लैम्डा अपॉन डी, ये हो जाएगा nth ब्राइट फ्रिंज की सेंटर ओ से डिस्टेंस, nth ब्राइट फ्रिंज की सेंटर ओ से डिस्टेंस। अगर आपको दूसरे ब्राइट फ्रिंज की बात करनी है तो यहाँ n की जगह पर फिर उसी हिसाब से हमें वैल्यू रखनी होगी। और ये जो n है इसकी वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मान लीजिए n की वैल्यू आप 0 रखते हैं, अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज अगर आपको चाहिए तो यहाँ 0 रखेंगे तो x0 की वैल्यू आएगी कितनी, ये पूरा 0 हो जाएगा। और x0 की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या, हम सेंटर से डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, अगर x की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब हम सेंटर के ऊपर ही हैं। यानी जो सबसे पहला आपको ब्राइट मिलेगा ब्राइट फ्रिंज n इक्वल टू 0 रखने पर, वो कहां मिलेगा, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर मिलेगा। और इसको हम बोलेंगे 0 ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज। पहला ब्राइट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 0 ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट से ही हम लोग ऊपर और नीचे काउंटिंग करते हैं। तो हम इसको पहला ब्राइट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट वो जो होगा उस पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, बस इतना ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस के केस में सेंट्रल पॉइंट पर जो फ्रिंज बनता है वो ब्राइट फ्रिंज बनता है, ये आपको याद रखना है। और अब अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस सेंट्रल ब्राइट के बाद जो पहला ब्राइट बनेगा उसकी लोकेशन मिल जाएगी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। और 2 रखेंगे तो दूसरे वाले ब्राइट की पोजीशन ऊपर और नीचे मिल जाएगी, कहां से, सेंट्रल पॉइंट से। और सेंट्रल पॉइंट कैसा होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। और वैसे ही अगर आप मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो जो पाथ डिफरेंस का जनरल एक्सप्रेशन आया है उसको हम डार्क वाले के या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है उसके इक्वल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 रख देंगे या 0 रख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहला दूसरा जो डार्क फ्रिंज है वो मिल जाएगा। n की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आपको पहला डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा, ध्यान रखना है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहले डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे दूसरे डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, यहां पहला वाला काउंट नहीं हुआ क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट पर बनने वाला फ्रिंज मिल गया और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, बट यहां काउंटिंग चलेगा। ठीक है, यानी सेंट्रल पर ब्राइट बना, उसके बाद दूसरा ब्राइट यहां बना, इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनेगा आपका पहला वाला डार्क। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में पहला डार्क बनेगा। तो सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद पहला डार्क, उसके बाद पहला ब्राइट, उसके बाद दूसरा डार्क, उसके बाद दूसरा ब्राइट, बिल्कुल वैसे ऊपर और बिल्कुल वैसे नीचे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद एक पॉइंट है, एक सवाल जो आता है कि एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन की बात होती है। जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज आप इस स्क्रीन पर सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर में ले रहे हैं। ये जब लेंथ के फॉर्म में आप बताते हैं इसकी पोजीशन को, सेंट्रल पॉइंट से लेंथ के फॉर्म में पोजीशन बताते हैं ब्राइट या डार्क की, इसको हम बोलते हैं लीनियर पोजीशन। ये जो आप पोजीशन निकाल रहे थे ये लीनियर पोजीशंस थे डार्क या ब्राइट फ्रिंज के। लेकिन अगर आपको ये पोजीशन को बताना है तो जरूरी नहीं कि आप ये वाला लेंथ ही बताएं, आप इस वाले पॉइंट से इसका एंगल भी बता सकते हैं। एंगल से भी पता चल जाएगा कि इस पॉइंट की बात हो रही। तो जब आप इस पॉइंट का लोकेशन एंगल के फॉर्म में बताएंगे तो इसकी पोजीशन को हम एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है और ये पॉइंट O है और यहां पर कोई O डैश है, तो यहां देखिए पॉइंट O ले लिया, यहां कोई पॉइंट P ले लिया और यहां कोई पॉइंट O डैश ले लिया। O डैश और O के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, पॉइंट O और P के बीच का डिस्टेंस x है। अगर nth फ्रिंज की बात हुई तो xn बोल दिया। तो मान लीजिए कि nth फ्रिंज का अगर आपका लीनियर पोजीशन यहां से xn है तो एंगुलर पोजीशन बताने के लिए यही एंगल ही तो बताना है। और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी होती है, मिलीमीटर सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है ये वैल्यू, मिलीमीटर के ऑर्डर की। तो ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है जिस वजह से ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। और ये एंगल जब बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, आपको पता है ऐसे में टेन थीटा की वैल्यू थीटा के ही इक्वल होती है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल। जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, 0 को टेंड करे तब। तो ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि ये पॉइंट जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं इनका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये बहुत छोटी लेंथ है, इस वजह से ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। इतना छोटा बनेगा कि टेन थीटा की वैल्यू थीटा के लगभग इक्वल होगी। और टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर xn है और जो बेस है वो d है। तो हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली जो कि थीटा के इक्वल हुई और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। ये जो था ये इस वाले पॉइंट पर बनने वाले ब्राइट या डार्क जो भी रहा हो ये उसका लीनियर पोजीशन था और लीनियर पोजीशन को कैपिटल D से डिवाइड किया तो एंगुलर पोजीशन मिल गया। तो थीटा n इक्वल टू xn अपॉन में कैपिटल D, एंगुलर पोजीशन इक्वल टू लीनियर पोजीशन अपॉन में कैपिटल D। तो ये रिलेशन बन गया एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन के बीच में। ठीक है,
इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये जब बहुत ज्यादा छोटा है तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की जैसा इमेजिन कर सकते हैं। तो एंगल इक्वल टू ये आर्क लेंथ हो जाएगा लगभग xn और रेडियस की जगह पर कैपिटल डी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन पे भी सवाल बनते हैं छोटे मोटे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन एक बार आपको ये देखना पड़ेगा, चीजों को एक बार देख के रहेंगे तो फिर ये दिमाग में काम करेगा, क्लिक कर जाएगा। बहुत याद करने की कोई जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। याद आप इसको कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, जनरल पाथ रेफरेंस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हो गया है, आप पीछे का जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक टॉपिक है आपका फ्रिंज विड्थ। तो जो आपकी स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ऐसे दिखाया था स्क्रीन पर, ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है, इनकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इनकी चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ये डार्क है, ये डार्क है, बीच में ब्राइट है। तो अगर हम इस डार्क की पोजीशन में से इस डार्क की पोजीशन को माइनस कर दें, अगर इस डार्क की पोजीशन में से इस डार्क की पोजीशन को माइनस कर दें तो बीच में हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। अगर हमें इस ब्राइट और इस ब्राइट की पोजीशन में से इस ब्राइट की पोजीशन को माइनस कर देंगे तो बीच में जो डार्क है उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो अगर आपको ब्राइट वाले की चौड़ाई पता करनी है तो ब्राइट के बगल में डार्क और इधर भी डार्क, इस वाले डार्क की पोजीशन में से इस वाले डार्क की पोजीशन को माइनस कर दीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, इसके इधर डार्क है, इसके इधर डार्क है और बीच में ये ब्राइट है। अगर आपको इस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए, विड्थ चाहिए, तो आप यहां से इस वाले डार्क की पोजीशन में से इस वाले डार्क की पोजीशन को माइनस कर दीजिए। इसमें से जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे आपको ये वाली चौड़ाई मिल जाएगी। और दो ब्राइट के बीच में क्या रहता है, डार्क रहता है। दो डार्क के बीच में क्या रहता है, ब्राइट रहता है। तो यही काम करना पड़ेगा, चाहे ब्राइट की चौड़ाई निकालनी हो चाहे डार्क की चौड़ाई निकालनी हो। दो लगातार डार्क या दो लगातार ब्राइट के बीच का अगर डिस्टेंस आप गैप निकालेंगे तो वही फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। कौन से फ्रिंज की चौड़ाई की आ जाएगी, चाहे ब्राइट का निकालिएगा चाहे डार्क का निकालिएगा, आंसर सेम ही आएगा, डी लैम्डा अपान में डी। कैपिटल डी ऊपर है, स्मॉल डी नीचे। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की चौड़ाई बिल्कुल सेम होती है। बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपान डी, ये फार्मूला होता है। और ये जो चौड़ाई आप निकाल रहे हैं वो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला टर्म है। इसका मतलब ये आप लीनियर विड्थ निकाल रहे हैं। लीनियर विड्थ कितनी दूर तक फैला हुआ, अगर आप उसको डिस्टेंस के रूप में मेजर कर रहे हैं तो ये लीनियर विड्थ बोला जाएगा। लेकिन अगर एंगल के फॉर्म में पता करें, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के ऊपर, देखिए स्क्रीन के ऊपर ये सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट के बगल में यहाँ पहला डार्क बनेगा, इधर आपका पहला डार्क बनेगा, इधर आपका पहला ब्राइट बनेगा, इधर आपका पहला ब्राइट बनेगा। तो पहला ब्राइट यहाँ है, पहला ब्राइट यहाँ है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या है आपका, ये सेंटर पर जो है आपका ये बनेगा, वो क्या बोलते हैं इसको, आपका जो है ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो यहां से लेकर अगर यहां तक आप ब्राइट इसको बोल रहे हैं, वैसे तो ये ब्राइट नहीं बोलना चाहिए था, इसको हमें डार्क बोलना चाहिए था। पहला डार्क है, ये पहला डार्क है, ठीक है। अब देखिए अब सही है, ये ब्राइट होता है सेंट्रल पॉइंट पर, उसके जस्ट बाद ये डार्क बनेगा और यहाँ पर ये क्या बनेगा, डार्क बनेगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट ओ पर आपको ऐसा स्कीम दिखेगा कि ये सेंट्रल पॉइंट ओ पर बनेगा ब्राइट फ्रिंज और यहाँ पर ये बनेगा आपका डार्क और यहाँ पर बनेगा क्या, ये डार्क। तो इसको हम सेंट्रल ब्राइट बोल रहे हैं। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट है, अगर इस ब्राइट की हम लीनियर चौड़ाई की बात करें तो ये इसकी लीनियर चौड़ाई है, लीनियर विड्थ है ये। और इधर की तरफ देखें तो ये, यानी ये हो गया डी लैम्डा अपान डी की वैल्यू, ये हो गया। इतनी चौड़ाई जो है इस ब्राइट वाले फ्रिंज की, ये जो चौड़ाई है एक तरफ, ये हो जाएगी इसकी क्या, लीनियर विड्थ। लेकिन अगर हम इसी चीज को ये जो यहां से, अच्छा सॉरी, यहां एक तरफ इधर है और इधर भी है, तो ये पूरा लेकर के इसका हुआ क्या, ये लीनियर विड्थ हुआ। अगर हम इसी चीज को एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि इन दोनों पॉइंट को कवर करने पर कितना एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हो जाएगा इस वाले ब्राइट फ्रिंज की क्या, एंगुलर विड्थ इसको बोला जाएगा। ऐसे ये लीनियर विड्थ है और ऐसे एंगल बना लेंगे तो ये एंगुलर विड्थ हो जाएगा। तो लीनियर विड्थ से एंगुलर विड्थ निकालने का वही तरीका है जो लीनियर पोजीशन से एंगुलर पोजीशन को निकालने का फार्मूला था, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे एंगुलर विड्थ या एंगल इज इक्वल टू लीनियर विड्थ और अपान में डिस्टेंस। यानी आप वही फार्मूला यूज कर लीजिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस वाला। तो आर्क लेंथ का मतलब यहां पर है ये लीनियर विड्थ और अपान में रेडियस का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल डी। या तो आप tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, यहां से tan थीटा, यहां से tan थीटा, फिर दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये पूरा और ये पूरा ऐड हो जाएगा। tan थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, tan थीटा 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, और फिर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 करिएगा तो वहां से आप इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा tan a प्लस b वाला फार्मूला यूज करके। तो एंगुलर विड्थ इक्वल टू हो जाएगा लीनियर विड्थ और अपान भी हो जाएगा कैपिटल डी। और लीनियर विड्थ आप बीटा का फार्मूला पता है, डी लैम्डा अपान में डी, डी लैम्डा अपान डी और अपान में कैपिटल डी से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी लैम्डा अपान में डी। और कैसे आया है, बीटा अपान कैपिटल डी करने, है ना। तो आप जिसका लीनियर विड्थ आपको पता है, अगर आपको उसका एंगुलर विड्थ निकालना है तो लैम्डा अपान डी कर लीजिए, सेम आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जितने भी ब्राइट या डार्क बनेंगे सबका लीनियर विड्थ और सबका एंगुलर विड्थ बिल्कुल सेम निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर विड्थ का फार्मूला डी लैम्डा अपान में डी और एंगुलर विड्थ का फार्मूला लैम्डा अपान डी, क्योंकि जितने भी ब्राइट या डार्क बनेंगे सबके लिए लैम्डा सेम है और सबके लिए स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी भी क्या है, सेम है। तो स्मॉल डी और लैम्डा सबके लिए सेम है, तो एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ भी सबका सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। वही तरीका है उसमें भी, आप देखिए जब यहाँ एंगुलर पोजीशन लिख रहे थे तो लीनियर पोजीशन अपान डी लिख रहे थे, जब एंगुलर विड्थ लिख रहे हैं तो लीनियर विड्थ अपान में डी लिख रहे हैं। तो हर बार तरीका बिल्कुल वही है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस टाइप का, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने निकाला है कि जो फ्रिंज आपका बनेगा स्क्रीन के ऊपर, ब्राइट या डार्क फ्रिंज आपका बन रहा है, इस ब्राइट या डार्क फ्रिंज की आप ये जो चौड़ाई निकाल रहे थे, लीनियर विड्थ निकाल रहे थे डी लैम्डा अपान में डी, ये डी लैम्डा अपान डी अभी आया है मान लीजिए किसी एयर या वैक्यूम के अंदर। एयर या वैक्यूम में आप जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब ये आपका आंसर आया था। लेकिन मान लीजिए इस पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पूरे सेटअप को हम किसी ऐसे लिक्विड के अंदर डुबा दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सवाल बहुत फेमस है। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड के अंदर डुबा दें, अब जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी उनकी चौड़ाई पहले के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, ज्यादा या कम? तो आप सिंपल सी बात देखिए, एयर या वैक्यूम में वेवलेंथ अगर लैम्डा था, तो किसी मीडियम में जब इसको ले जाएंगे एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई में क्या बदल जाएगा? कैपिटल डी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल डी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लैम्डा है वो बदल जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा। और हमने शुरुआत में आपको बताया कि किसी डेंसर मीडियम में लाइट के जाने पर उसका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा डैश, दैट लैम्डा डैश इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर या वैक्यूम और अपान में म्यू, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा डैश की जगह पर आप क्या लिखेंगे? लैम्डा अपान म्यू लिखेंगे, और यहाँ पर ये स्मॉल डी, और इस म्यू को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है? जब आपका सेटअप पूरा एयर में था उस टाइम का ये विड्थ है, और अपान में म्यू हो जाएगा। तो बी डैश इक्वल टू बी अपान म्यू, यानी किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर ले जाने पर जो फ्रिंज का विड्थ होगा वो पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जो ब्राइट और डार्क आपके बन रहे थे उनकी चौड़ाई कम हो जाएगी, पतले पतले हो जाएंगे, वो पहले से पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला एज अ सवाल, एज अ प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बता देंगे फ्रिंज की चौड़ाई डिक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो म्यू फैक्टर से डिवाइड करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है इस न्यूटन वाले फार्मूले का। ठीक है, न्यूटन वाले इस फार्मूले का ये लास्ट स्लाइड है, जिसमें कह रहे हैं कि ऑन प्लेसिंग अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग बीम्स। इसको समझ लीजिए थोड़ा कि अगर ये स्क्रीन है और यहां पर एक वेव इधर से जा रही थी और एक वेव यहां से जा रही थी, अगर आप इन दोनों में से किसी के भी रास्ते में टी थिकनेस वाला एक ग्लास प्लेट रख देंगे, अगर टी थिकनेस वाला एक ग्लास प्लेट रख देंगे, ये सेंटर पॉइंट ओ था, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी पूरा आपका यहां इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था स्क्रीन के ऊपर, वो बनेगा तो वैसे ही, लेकिन पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिसके साथ आपने उस पैटर्न को रखा हुआ है। अगर आप इस वाली वेव में इस ग्लास प्लेट को रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो सेंट्रल पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा था पॉइंट ओ पर, वो सेंट्रल ब्राइट अब यहां बनेगा। जो पहला डार्क इसके बगल में बन रहा था वो इसके बगल में बनेगा। मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा सेटअप इकट्ठा ही शिफ्ट हो जाएगा, सारे ब्राइट और सारे डार्क थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इधर रखा है तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर इस वाले के रास्ते में रखा होता तो इधर की तरफ ये शिफ्ट होता। मतलब जिस वाली वेव के रास्ते में आप ग्लास प्लेट को रखेंगे, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न, सारे ब्राइट और सारे डार्क इक्वल डिस्टेंस से शिफ्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही है कि कोई nth फ्रिंज जो होगा उस फ्रिंज में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी लोकेशन में कितना शिफ्ट हुआ है। मतलब सेंट्रल ब्राइट जो पॉइंट ओ पर बन रहा था अब वो यहाँ ओ डैश पर बन रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? तो डी अपान में स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी, इतना शिफ्ट हो जाएंगे। कौन सा फ्रिंज कौन से ऑर्डर का पहला वाला शिफ्ट होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा? इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कहीं दिख ही नहीं रहा है कि पहला फ्रिंज बोले कि दूसरा बोले कि तीसरा बोले। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज यहाँ है ही नहीं। मतलब कि सारे के सारे फ्रिंज इतने ही डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाते हैं उस ग्लास प्लेट वाली वेव के डायरेक्शन में। ठीक है, सभी ब्राइट सभी डार्क, पहला ब्राइट दूसरा डार्क तीसरी ब्राइट चौथा डार्क, सब के सब, कोई यहाँ मैटर नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज दिख नहीं रहा है, तो सभी के सभी फ्रिंज इस डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रिंजेस इक्वल टू डी अपान डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी। और आपको फार्मूला पता है फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। अगर आप यहां से डी अपान स्मॉल डी की वैल्यू निकालें तो आपको मिल जाएगा डी अपान स्मॉल डी इक्वल टू बीटा अपान में लैम्डा। तो आप कह सकते हैं बीटा अपान में लैम्डा और म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ठीक है। एक और बात यहां पर यह कि अगर आपने जब ये नहीं रखा था ग्लास प्लेट को,
तब इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था, जब आपने ग्लास प्लेट को नहीं रखा था, तब इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था d अपान कितना था, ये आपका ऐसा कुछ था ना, x इंटू डी अपान कैपिटल D टाइप का ये आ रहा था। लेकिन जब आप इसमें ग्लास प्लेट को रख देते हैं तो जो पाथ रेफरेंस आता है वो एडिशनल पाथ रेफरेंस आपका आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, इतना और आ जाएगा। पहले दोनों के बीच का पाथ रेफरेंस इतना था, अब दोनों के बीच का पाथ रेफरेंस इतना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो इतना एडिशनल पाथ रेफरेंस आ जाता है दोनों वेव के बीच में इस ग्लास प्लेट के रखने पर। और फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हो जाती हैं, कितने डिस्टेंस से, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, डी अपान लैम्डा और डी अपान डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सारे लोगों के मैसेज अभी भी आ रहे हैं नेटवर्क को लेकर के, और ठीक है, अब तो क्लास का टाइम भी हो ही गया, लगभग 5 मिनट और बाकी है, 7 मिनट। तो हमें एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, थिन फिल्म का इंटरफेरेंस का पूरा केस, और इसमें ब्राइट और डार्क का कंडीशन है ना, ये सारी बातें यहाँ से स्टार्ट हुई, बिल्कुल नई चीज है। तो ये चीज को अब हमें अगली क्लास में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थिन फिल्म वाला पूरा केस पढ़ना पड़ेगा अगली क्लास में। और क्या बचा है लास्ट में, न्यूटन का केस है, और इसके बाद है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो 3-4 टॉपिक हैं, बट ये करने में कम से कम 45 मिनट अभी लगेंगे। तो इनको हम करेंगे अगली क्लास में, और इसके साथ फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अगली क्लास से फिर ये अगली क्लास में नहीं जाएगा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल हम लेकर के आएंगे और जो ये थियरीज बचे हुए हैं इनको हम अगली क्लास में करेंगे ही करेंगे। क्लास अगर लेंदी करना पड़े तो भी करेंगे, या तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा तो उसको छोड़ देंगे। बट अगली क्लास में इंटरफेरेंस का एंड होगा, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स हमें 7 लेक्चर में, मैक्सिमम 7 लेक्चर में कोशिश है कंप्लीट हो जाए। और ये बेसिक ऑप्टिक्स है, हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आपने इसको कई बार पढ़ा भी है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है।